आज हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो पेपर है वो कैसे आप लोग लिखेंगे। तो हिंदी के पेपर में आप लोग जानते हैं कि 1 से लेके 20 तक जो प्रश्न होंगे वो सब बहुविकल्पी होंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न कैसे करते हैं, वो आपको एक ठो अलग से OMR शीट दी जाएगी और उसी पर आप लोग जो सही रहेगा वही करेंगे। जैसे मान के चलिए 1 से लेकर के 20 तक रहेगा, तो प्रश्न आप पढ़ेंगे अपने पेपर में और उत्तर कहाँ देंगे, OMR शीट पर। तो जैसे मान के चलिए कि पहला प्रश्न है और उसके सामने आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे 4 गोले रहेंगे और उन्हीं में ABCD ऐसे लिखा होगा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी लिखा रहेगा। तो आप पहला प्रश्न इसमें पढ़ेंगे और OMR शीट में देखेंगे कि 4 गोले ऐसे रहेंगे। तो आपको लगेगा कि A ऑप्शन सही है कि B है कि C है कि D। आपको जो ऑप्शन सही लगेगा आप वो वाला गोला क्या करेंगे, पूरा रंग देंगे। और किस कलम से रंगेंगे, काले कलम से। काले या नीले दो ऑप्शन दिया रहता है, तो आप काले से रंग दीजिए या फिर नीले से। ऐसा नहीं है कि एक ठो गोला काले रंग से रंगिए और एक ठो नीले रंग से रंगिए, तो केवल एक कलम का प्रयोग करिए। तो काले कलम से रंग दीजिए। और एक बात और ध्यान देना है कि उस गोले को पूरा रंगना है, कलम बाहर नहीं जानी चाहिए और कहीं बीच में छूटना नहीं चाहिए। और एक प्रश्न का 2 गोला आप नहीं रंग सकते हैं। एक ठो रंग दिए तो रंग दिए, अगर 2 ठो रंग देंगे तो वो प्रश्न को गिना ही नहीं जाएगा, वो समझ लिया जाएगा कि ये गलत कर दिया है लड़के ने। समझ में आ गया। तो आप लोग एक प्रश्न का एक ही गोला, दूसरा भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे करके 20 प्रश्न रहेंगे और आपको 20 गोले ऐसे रंग देने हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तब भी कोई ना कोई गोला रंग ही दीजिए, हो सकता है वो सही हो जाए, है कि नहीं। छोड़ के आएंगे तो नंबर तो मिलेगा नहीं, तो ऐसा कर देना है, ठीक है। तो 1 से 20 तक तो ऐसे करना है। लेकिन यदि मान लीजिए ये आप कर दिए और उसके बाद जो आपको कॉपी मिली है उत्तर पुस्तिका, उसमें जब करना होगा तो 1 से 20 के बाद आता है 21 नंबर। तो वो 1 से 20 तक वो होता है भाग अ, खंड अ। और जब 21 नंबर पर आएंगे, या फिर इसी 21 को वो एक नंबर भी लिख सकता है, क्योंकि 20 को अलग कर देगा जो 20 प्रश्न है, तो इसको कहेगा खंड ब या भाग ब, ऐसे कह देगा वो। तो अब यहां से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉपी में आपको लिखना है। सबसे बड़ी बात कि आपको पूरा छूट है कि आपको जो प्रश्न पहले आ रहा है वो वाला प्रश्न आप पहले करिए, और जो प्रश्न आपको बाद में सोच विचार के लिखने वाला है वो बाद में करिए। तो ये छूट रहती है। ये छूट क्यों रहती है, ताकि आपका समय बच जाए। अगर आप मान लीजिए एक लाइन से पूरा प्रश्न करना शुरू करते हैं और पहला आपको आ ही नहीं रहा है, दूसरा आ रहा है, तो आपका सारा समय पहले में ही सोचने में चला जाएगा। इसलिए जो आपको आ रहा है पहले वो प्रश्न कर दीजिए और नंबर भी वही लिखिए। मान के चलिए कि आपको 27 नंबर का जो प्रश्न है वो आ रहा है, तो आप तुरंत अपने कॉपी में लिखेंगे प्रश्नोत्तर 27। जैसे आपको कॉपी मिलेगी तो ऊपर आपको क्या करना है, रोल नंबर लिख देना है, अंकों में शब्दों में दिन लिख देना है, विषय का नाम लिख देना है, तारीख लिख देना है। ये सब लिखने के बाद जब पेज आप पलटेंगे तो आप जो प्रश्न लिखना चाहते हैं लिख दीजिए प्रश्नोत्तर 27। अब प्रश्नोत्तर 27 में दिया क्या है, लिखा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो जो आपको पेपर मिलेगा उसमें देखिएगा कि 2 श्लोक दिया रहेगा, तो उन्हीं श्लोकों को नहीं लिखना है, किसी तीसरे श्लोक को लिखना है जो आपको याद हो। तो 2 लाइन का श्लोक आप यहां लिख देंगे ऐसे। समझ में आया। तो ये जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाएगा आपका।
कौन सा? 27 नंबर का। तो मतलब ये हुआ कि आपको ये वाला आ रहा था और ये आप कर दिए। तो जैसे ही आप इसको कर लेंगे तो कम से कम 2 लाइन या 3 लाइन आपको छोड़ देना है, फिर उसके बाद तब अगला प्रश्न लिखना है और वो हो जाएगा प्रश्नोत्तर। अब इसके बाद आपको 27 नंबर के बाद जो आ रहा है आप वो कर दीजिए। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, कोई प्रतिबंध भी नहीं है कि नहीं नहीं आपको 27 कर दिए तो अब आपको 28 ही करना है, जो मन करे वो कर लीजिए। तो मान के चलिए कि आपको 29 नंबर वाला आ रहा है, तो यहां लिख दीजिए 29। तो 29 में क्या है? तो 29 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न रहेंगे और 4 में से 2 का उत्तर संस्कृत में ही देना है। संस्कृत में प्रश्न भी होंगे और संस्कृत में ही उत्तर देना है। तो मान के चलिए कि 4 में से आपको दूसरा वाला आ रहा है और चौथा वाला आ रहा है। तो आपको प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्रश्न इसमें पढ़िए और उत्तर अपने कॉपी में लिख दीजिए। तो प्रश्न देखिए दूसरा लिखा है कि वीरः के न पूज्यते। तो अब आप यहाँ प्रश्न नहीं डायरेक्ट उत्तर लिखिए कि वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, आपका समय भी बचेगा। अगर प्रश्न लिखेंगे और प्रश्न लिखने के बाद उत्तर लिखेंगे तब भी वो उतना ही नंबर देगा। तो जरूरत क्या है प्रश्न लिखने की? आपका समय जाएगा। दूसरा अब देखिए आगे चौथा प्रश्न आ रहा है आपको, मैत्री के न वर्धते। तो मैत्री सुवचने न वर्धते, तो उसको यहां लिख देंगे। अब देखिए ये आपका प्रश्न क्लियर हो गया। 4 प्रश्न है, 4 में से 2 ठो करना था, 2 ठो आपने कर दिया। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे आप करेंगे और जब एक प्रश्न पूरा हो जाएगा तो दूसरे प्रश्न को शुरू करेंगे। तो कम से कम 2 या 3 लाइन बीच में छोड़ दीजिए ताकि उस एग्जामिनर को साफ साफ चाहिए। ये मत सोचिए कि कॉपी हम इतना छोड़ रहे हैं तो कहेगा कि इतना छोड़ क्यों दी है या इतना छोड़ क्यों दिए हैं। नहीं, आपने पैसा दिया है, वो आपको कॉपी दे दी गई है, आपको साफ साफ लिखने के लिए दिया गया है कि दूर दूर लिखिए, थोड़ा साफ लगे, उसको पता चल जाए कि ये प्रश्न अलग है और ये वाला प्रश्न अलग है। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलिए कि आप प्रश्न नंबर 30 करना चाहते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 में क्या है? निबंध। तो आप यहां लिख देंगे प्रश्नोत्तर 30। प्रश्नोत्तर 30 का मतलब क्या होता है कि प्रश्न नंबर 30 का उत्तर, प्रश्न नंबर 30 का उत्तर, यही होता है इसका अर्थ। तो लिख देंगे प्रश्नोत्तर 30। अब इसमें देखिए 4 विषय दिया हुआ है, तो मान के चलिए कि आप 4 में से किसी एक पर ही निबंध लिखना है। तो जिस पर निबंध लिखना है उसका नंबर भी यहाँ लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए तीसरा लिखने जा रहे हैं तो लिख दीजिए 3। उस विषय का क्या नाम है? यहां पर अगर देखिए लिखा है देश प्रेम, तो लिख देंगे देश प्रेम। मतलब जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहां लिख दिए देश प्रेम, उस समझ जाएगा कि देश प्रेम पर निबंध लिखने जा रहे हैं। और निबंध लिखने का तरीका क्या है? पहली हेडिंग होनी चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब परिचय दीजिए, इसके बारे में बताइए कि देश प्रेम होता क्या है। ठीक है, अब इसके बाद पहली हेडिंग तो हो गई प्रस्तावना। निबंध में कम से कम 5 हेडिंग होनी चाहिए। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना होती है और अंतिम हेडिंग उपसंहार। हाँ, तुमुल खंड का तुमुल खंड आएगा तो बता देंगे, अभी क्यों जरूरत है? अभी नहीं, जब उसका नंबर आएगा तो उसको बता देंगे। देखिए प्रस्तावना हो गया और नीचे आप जो हेडिंग लिखेंगे वो हो जाएगा उपसंहार। तो 2 हेडिंग तो आपका हो गया। अब इसके बाद 3 जो हेडिंग बीच में रहेगी
वो आप अपने से बना के लिख सकते हैं। और निबंध, एक बात ध्यान देना कि निबंध उस विषय पर लिखा जाता है जिस विषय के बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं, और 4 विषय में से कोई एक न एक ऐसा विषय जरूर होगा जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, तो निबंध उसी पर लिखिएगा। और निबंध कम से कम आपका एक पन्ने में होना चाहिए, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो आपको निबंध ऐसे लिखना है, और निबंध एक नए पेज से लिखना शुरू करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो प्रस्तावना में देश प्रेम, प्रेम का मतलब होता है कि अपने देश से प्रेम करना। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम जिस देश में पैदा हुए हैं उस देश ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है, क्योंकि हम यहीं खाते हैं, पीते हैं, यहीं पर गंदगी करते हैं, सब कुछ इसी का तो लेते हैं। तो जब सब चीज इसी देश में करते हैं तो हमें उस देश से प्रेम करना चाहिए। और प्रेम करने का मतलब यह है कि देश के लिए हम समर्पित रहें, हमारे अंदर जो कुछ है वो देश के लिए हो, हम जो काम करें वो देश के भलाई के लिए हो, हम जो काम करें वो देश की उन्नति के लिए हो। ये सारी बातें लिखनी है। देश प्रेम किसने किया था? हमारे क्रांतिकारियों ने किया था। तो देश से प्रेम करके उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया इस देश पर। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिख देनी है, वही क्या हो जाएगा? निबंध, ठीक है। अब जब आपका ये वाला प्रश्न समाप्त होता है तो फिर आप कोई दूसरा प्रश्न करेंगे। हाँ, महाकुंभ पे आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा तो मुझे लगता है कि आप लोग सबसे अधिक लिख सकते हैं, क्योंकि महाकुंभ में जो कुछ हुआ है आपसे छिपा नहीं है। अब चलते हैं, देखिए अगर वो कहता है, फिर दूसरा प्रश्न यदि आपको लिखना है तो आप लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर 28। 28 नंबर पे क्या है देख लीजिए। तो 28 नंबर पे लिखा है कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आपको कैसे लिखना है? देखिए यहां लिख देंगे सेवा में, पत्र लिखना आपको आता है, बस यहाँ प्रश्नोत्तर 28 और डायरेक्ट सीधा जो दिया है जिसको लिखने के लिए आप लिखना शुरू करिए, सेवा में, फिर यहां ऐसे करके श्रीमान, जिसको कहा है उसका नाम यहां लिख दीजिए। लिखा है स्वास्थ्य अधिकारी तो लिखेंगे श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, जिला चंदौली, ऐसे लिख देंगे। फिर विषय क्या लिखेंगे कि नालियों की सफाई हेतु, फिर नीचे महोदय, जैसे आप पत्र लिखते हैं वैसे ही महोदय लिख करके फिर आप लिखना शुरू करेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं आपके नगर का निवासी हूं, मैं यहाँ रहता हूं, यहाँ की जो नालियां हैं वह जाम हो गई हैं, नालियों में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, घरों का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे बहुत गंदगी फैल जाती है, जिससे कीटाणु पैदा होते हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है। अपनी समस्याएं लिखिए और अंत में लिख दीजिए कि अतः आपसे अनुरोध है कि नालियों के सफाई कराने की व्यवस्था आप कीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। इधर आप लिख देंगे दिनांक और उधर लिख देंगे निवेदक, क्या लिख देंगे? ठीक है। तो पत्र आप जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे, ये लिखने का आपका तरीका हो जाएगा। प्रश्न नहीं लिखना है, केवल आपको हेडिंग लिखिए काले कलम से, काले कलम से हेडिंग होनी चाहिए और जो आप उत्तर लिखेंगे वो नीले कलम से होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे ही आप प्रश्न नंबर 26 यदि करना चाहते हैं तो प्रश्न नंबर 26 को देखिए कैसे करेंगे। यहां लिख देते हैं प्रश्न नंबर 26। अब 26 में दिया क्या है? 2 ठो है, क और ख। तो मान लीजिए आप क करेंगे तो क कर दीजिए, क में लेखक का जीवन परिचय है और ख में कवि का है। तो लेखक कितने दिए हैं? 4, कवि भी कितने दिए हैं? 4। तो बड़ा आसान ये है कि 4 में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक रचना का नाम। और कवि में भी 4 में से किसी एक का जीवन परिचय और उसकी एक किसी रचना का, रचना मतलब पुस्तक, उनकी एक कृति, ठीक है। तो यहां लिख दिए प्रश्नोत्तर 26 क। अब मान लीजिए आप 4
4 लेखक दिए हैं तो आप तीसरा का कर रहे हैं तो 3 लिख दीजिए। जिनका नाम होगा उनका नाम यहाँ लिख दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ आप लिखेंगे जीवन परिचय। अब उनका जीवन परिचय जो आपको याद है वो पूरा लिख दीजिए और नीचे फिर हेडिंग दे करके एक ठो लिख देंगे रचना, और रचना में उनकी एक कृति का नाम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आपको कर देना है। तो जब आप 26 का क कर देंगे तो क में लेखक हैं, और यदि ख करना है कवि वाला तो कवि वाले के यहाँ बस आपको कुछ नहीं करना है, एक ठो ये पूरा हो जाएगा तो दूसरा आप शुरू करेंगे तो लिख देंगे 26 ख। अब ख में आप पहला करिए चाहे दूसरा करिए चाहे तीसरा करिए, तो बस आप लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, मान लीजिए पहला कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे 26 ख पहला। अब पहले में देख लीजिए कि कवि में कौन है, तो कवि में जो रहेंगे आप उनका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 26 में 2 ठो करना है, 26 का क वाला और 26 का ख वाला। ख में कवि होंगे 4, 4 में से किसी एक का लिख दीजिए। जैसे आप लेखक का लिखे हैं ठीक वैसे ही कवि का भी लिख देंगे। ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25 जो है ये बड़ी ध्यान से देखिए, इसको कैसे करना है। आप लिख देंगे प्रश्नोत्तर 25। जब आप 25 नंबर के प्रश्न पर जाएंगे तो देखिए ध्यान से, बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन आपको खोजना है जो विद्यार्थी चंदौली जिले के हैं उनके लिए तुमुल खंड काव्य लगा है। तो आप 25 नंबर में खोजेंगे कि तुमुल खंड काव्य लिखा कहाँ है, और जहां वो आपको लिखा मिल जाए वही वाला करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। 25 नंबर में खोजना है कि तुमुल कहाँ है, और तुमुल जहां मिलेगा वहां 2 प्रश्न होंगे और 2 में से भी आपको कोई एक करना है। तो मान के चलिए कि प्रश्नोत्तर 25 में खोजने लगे और आपको ग नंबर पर मिल गया तुमुल, अब वहां भी 2 प्रश्न है तो 2 में से कोई एक करना है। तो आप यहाँ लिख देंगे, मान लीजिए दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा लिख दीजिए। आप प्रश्न में दिया क्या रहेगा, अगर दिया रहेगा कि लक्ष्मण का, तुमुल खंड काव्य के नायक लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए, तो बस आप यहाँ लिखना शुरू कर देंगे। अगर मेघनाद का देगा तो मेघनाद का लिखेंगे। अगर तुमुल खंड काव्य में लक्ष्मण का कहेगा तो नायक बोलेगा, या तो लक्ष्मण का डायरेक्ट नाम लेगा। अगर प्रतिनायक बोलेगा या खलनायक बोलेगा तो आप लोग मेघनाद का लिखेंगे। प्रतिनायक या खलनायक कौन है, मेघनाद है, तो मेघनाद का लिख देंगे। और लिखना कैसे है देखिए, लिखेंगे प्रश्नोत्तर 25 ग का दूसरा, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ आपको लिखना क्या है कि तुमुल खंड काव्य श्री श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखा गया यह है, और इसमें 2 लोगों की लड़ाई का वर्णन है, अर्थात लक्ष्मण और मेघनाद का। इसमें लक्ष्मण जो है नायक हैं और मेघनाद प्रतिनायक है। इसके आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। अगर लक्ष्मण का देगा तब, यदि मेघनाद का, हाँ दोनों लिख दीजिए, अगर मेघनाद का देगा तो लिखेंगे इसके आधार पर मेघनाद का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। आप उसके बारे में बता के फिर नीचे लिखना शुरू कर दीजिए। और कम से कम चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि उनके अंदर की 5 विशेषताएं बताइए कि उनके अंदर क्या विशेषता थी, 5 हेडिंग के माध्यम से। तो जैसे मान लीजिए मेघनाद का लिख रहे हैं तो लिख देंगे अति पराक्रमी, पहली हेडिंग। इतना लिखने के बाद अति पराक्रमी, फिर लिखेंगे कि मेघनाद बहुत पराक्रमी व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि जब वह युद्ध करने के लिए चलता था तो देवता भी उससे डरने लगते थे। हो गया एक हेडिंग में। दूसरी हेडिंग लिख देंगे इंद्रजीत, लिखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि उसने इंद्र को भी जीत लिया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली थी, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत हो गया। दूसरी हेडिंग हो गई। तीसरी हेडिंग में लिख देंगे पितृ आज्ञा पालक,
मतलब पिता की आज्ञा का पालन करने वाला। तो लिखेंगे कि मेघनाद अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला था। वह जानता था कि मैं यदि लक्ष्मण से युद्ध करूंगा तो मैं युद्ध में मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने युद्ध किया और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए शहीद हो गया। है कि नहीं? ऐसे करके लिख देंगे। और यदि 3 हेडिंग हो गई, एक और गुण आपको याद है वो लिख दीजिए, दूसरा गुण और याद है वो लिख दीजिए। आपके विद्या में पूरा दिया हुआ है कि 4-5 गुण दिया है उसका, वो आपको याद है वो आप लिख दीजिए। यज्ञनिष्ठ, मेघनाद का एक गुण बड़ा है कि यज्ञनिष्ठ था वो, अर्थात अंत में जब लक्ष्मण गए उससे युद्ध करने के लिए तो वो यज्ञ कर रहा था, हवन कर रहा था, लेकिन वह हवन करते हुए उठा नहीं, क्योंकि उसकी बड़ी निष्ठा थी, श्रद्धा थी उसमें, इसलिए वो यज्ञ करता रहा और उसी समय लक्ष्मण उसको मार दिए। ठीक है, तो ऐसे करके मेघनाद का, अगर लक्ष्मण का आएगा तो लक्ष्मण का भी ऐसे ही 4-5 गुण लिख देंगे, है कि नहीं? वो आपके विद्या में दिया है। एक बात और है, अगर चरित्र चित्रण नहीं आएगा तो हो सकता है कि वह यह पूछेगा कि तुमुल खंड काव्य के 13वें सर्ग की कहानी लिखिए, 12वें सर्ग की कहानी लिखिए, 8वें सर्ग की कहानी लिखिए। तो सर्ग मतलब समझ लीजिए पाठ। तो तुमुल खंड काव्य में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो यानी कि तुमुल खंड काव्य जो पुस्तिका है, पुस्तक है, उसमें 15 सर्ग हैं, मतलब 15 पाठ हैं समझ लीजिए। तो 15 पाठ में क्या क्या कहानी है ये आपको याद होना चाहिए। तो जिस पाठ की कहानी पूछेगा उस पाठ की कहानी आप लिख देंगे। इस सारी कहानी आप में दिया है विद्या में। हाँ, 2 में से कोई एक ही प्रश्न करना है। अगर सर्ग की कहानी लिखने के लिए आएगा तो सर्ग की कहानी लिखिए, अगर चरित्र चित्रण आया है तो चरित्र चित्रण कर दीजिए, और 2 में से कोई एक ही करना है। चरित्र चित्रण आसान पड़ता है, आसान कर दीजिएगा चरित्र चित्रण। ठीक है, तो ये 25वां हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब देखिए मान के चलिए 25 के बाद अब जा रहे हैं आप 21 नंबर का प्रश्न करने। तो आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर 21। ध्यान ये देना है कि प्रश्नोत्तर 21 में प्रश्न आएगा कहां से? तो आपके पाठ में, आपकी किताब में कुछ पाठ हैं गद्य वाले भाग में, मित्रता है, ममता है, क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, भारतीय संस्कृति, इन पाठों में से वो आएगा। कै ठो आएगा? 2 ठो गद्यांश दे देगा और कहेगा किसी एक गद्यांश को पढ़ करके उसके नीचे 3 प्रश्न हैं, उन तीनों का उत्तर आप लिख दीजिए। तो इसके लिए आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए। तो मान के चलिए प्रश्नोत्तर 21 पर आप क और ख 2 ठो रहेगा। तो मान के चलिए आप ख वाला कर रहे हैं तो ख लिख दीजिए, और जिसका आप करेंगे, आपको करना क्या है, उसको पहले पढ़िए, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा किस पाठ से है वो। तो जब पढ़ लिए तो समझ में आ गया कि अरे इस पाठ से है, तो वो वाला कर दीजिए। अच्छा, करने का तरीका क्या है? शुरू का 2 शब्द और अंतिम का 2 शब्द उसका लिखना होता है, जहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे या जहां खत्म हो जाएगा, जितना दिया है आपके पाठ में से उसमें का। तो आप मान लीजिए यहाँ दिया है हिंदी में, तो लिख देंगे हिंदी में, और डैश 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 दे देंगे, और अंत में लिखा है होते हैं। क्या हो जाएगा? होते हैं। तो वो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि लड़के ने ये वाले का उत्तर दिया है। अब आप लिख लिए। अब 3 प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न लिख लीजिए। पहले में पूछा क्या है देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने के लिए बोला है तो आप यही हेडिंग दे दीजिए, संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश जो कहानी जैसा होता है वो गद्यांश, और जो कविता जैसा होता है वो पद्यांश। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के इस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं। लेखक लिखना है, गद्यांश में कौन होते हैं? लेखक। तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। जब आपका संदर्भ हो जाएगा तो यही 2 नंबर लिखिए, क्योंकि 3 प्रश्न होंगे।
अब प्रश्न नहीं लिखना है, डायरेक्ट उत्तर लिख देना है। यहां दूसरे प्रश्न में वो क्या कहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसा लिख देंगे। और रेखांकित किसे कहते हैं, जो गद्यांश आप पढ़ेंगे ना तो उसमें रेखा खींचा रहेगा, तो उसको पढ़ेंगे, उस जहां जहां रेखा खींचा रहेगा और आपको जो समझ में आएगा कि ये कहना चाहता है वही बात अपने भाषा में लिख दीजिए, उसी को कहा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कहा जाता है। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न ऐसा होगा कि जो आपको उत्तर उसी में मिल जाएगा। समझ में आया? तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको उसी में खोजना रहेगा। तो इस प्रकार प्रश्नोत्तर 21 का ख आपका ऐसे समाप्त हो जाएगा। प्रश्न लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट नंबर लिखिए और तुरंत उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए, जो पूछा है वो उत्तर लिखिए। ऐसे ही देखिए और कौन रहेगा, ऐसे ही 22 नंबर भी होगा। देखो इधर, तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर 22, क कर रहे हैं तो क और ख कर रहे हैं तो ख। अंतर क्या होगा कि 22 वाले में कविता दिया रहेगा 2 ठो, और किसी एक कविता को ही करना है। करना क्या है, कविता को पढ़ना है और उस कविता के नीचे 3 प्रश्न हैं, तीनों का उत्तर देना है। ठीक ऐसे ही जैसे आप 21 नंबर को किए हैं वैसे ही 22 नंबर को भी करना है। तो कविता जो दी रहेगी उसके शुरू का पंक्ति और अंत का पंक्ति उसी में दिया रहेगा, लिख देंगे। शुरू का 2 शब्द, अंत का 2 शब्द, और बीच बीच में डैश, और जो प्रश्न पूछा है वैसे 3 प्रश्न पूरा कर देंगे। तो ये 22 नंबर का भी आपका हो जाएगा। तो याद रखना है 21 नंबर में गद्य आएगा और 22 नंबर में कविता अर्थात पद्य आएगा। तो संदर्भ पद्य का कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि, लेखक नहीं लिखना है, गद्यांश में लेखक होते हैं और पद्य में या कविता में रचयिता या कवि होते हैं, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद उसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, कविता वाले में भी, तो उसको भी लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। मतलब जैसे 21 नंबर को करेंगे वैसे ही 22 नंबर को भी। प्रश्न नहीं लिखना है, डायरेक्ट उत्तर देना है। अब जब आप चलेंगे 23 नंबर के प्रश्न पर, तो 23 नंबर में क्या होगा, देखिए इधर 23 नंबर का जो प्रश्न होगा वह आपके संस्कृत वाले खंड से भाग से होगा। तो वो आप कैसे करेंगे, क और ख 2 ठो होगा, तो लिख देंगे क। करना क्या है, 2 गद्यांश में से किसी एक को पढ़ना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि वो किस पाठ से है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो किस पाठ से है। तो मान के चलिए कि 2 गद्यांश दिया है और 2 में से किसी एक को करना है, तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर 23 क। यदि क कर रहे हैं तब, और ख करेंगे तो ख लिख देंगे। और डायरेक्ट आपको यहाँ क्या लिख देना है, जो दिया है वो संस्कृत का 2 ठो गद्यांश रहेगा, तो शुरू का 2 शब्द और अंतिम का 2 शब्द। जैसे मान लीजिए दिया है वाराणस्याम, डैश 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 लिख देंगे, और अंत में दिया है इदानीम इदानीम नीरताः, तो आप ऐसे लिख देंगे। तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि 23 नंबर के क का कर रहा है लड़का, और इस वाले का करना क्या है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद। ये संस्कृत में व्याख्या नहीं होता है, संस्कृत में अनुवाद होता है, हिंदी में कन्वर्ट कर देना है इसको, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में है। तो आप लिखेंगे संदर्भ। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश
हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही संदर्भ होता है संस्कृत वाले का 23 नंबर में। अब फिर उसके बाद यहाँ नीचे आप क्या लिखेंगे, हिंदी अनुवाद, क्या लिख देंगे, हिंदी अनुवाद। और जो संस्कृत का भाग दिया हुआ है उसको पढ़िए, आपको जो समझ में आ रहा है कि इसका अर्थ ये हुआ वही यहाँ पर लिख दीजिए, वही हो जाएगा संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो ये हो गया 23 नंबर। अब जब 24 नंबर पर जाएंगे तो संस्कृत का फिर 2 श्लोक रहेगा, मतलब 23 नंबर पर गद्यांश और 24 नंबर पर श्लोक रहेगा। तो श्लोक को भी ऐसे ही करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो उसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ लिख देंगे प्रश्नोत्तर 24। अगर क कर रहे हैं तो क और ख कर रहे हैं तो ख। बस यहाँ क्या करना है, जिस श्लोक का कर रहे हैं हिंदी अनुवाद उस श्लोक का शुरू का शब्द और अंतिम का शब्द लिख देंगे, वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि इसका कर रही है लड़की या लड़का। और लिखेंगे कैसे, देखिए मान के चलिए दिया है नीर क्षीर, तो यहाँ आप लिख दिए। अंतिम में लिखा है पालयिष्यति कह, तो लिख देंगे पालयिष्यति कह, तो वो समझ जाएगा कि इस श्लोक का लड़की या लड़का कर रहा है। यहाँ संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। बस अब फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद में क्या रहेगा, इसका जो अर्थ मैंने आपको बताया है वो याद होना चाहिए, वही अर्थ आप यहाँ लिख देंगे, उसी को कहा जाता है हिंदी अनुवाद। इस प्रकार आपका जो पेपर है पूरा हो जाएगा। ध्यान ये देना है, जो हेडिंग होगी वो काले कलम से, बाकी जो उत्तर आप लिखना शुरू करेंगे वो नीले कलम से रहेगा। और जब एक पेज में आधा पेज में कोई एक प्रश्न हो जाए, दूसरा आप उसी पर शुरू करें तो कम से कम 2 या 3 लाइन छोड़ दीजिए और तब काले कलम से हेडिंग लिखिए, तब उसको पूरा साफ साफ दिखेगा कि ये प्रश्न अलग है और ये प्रश्न अलग है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आपका पूरा हो जाएगा। ध्यान ये देना है कि कभी भी प्रश्न नहीं लिखना है परीक्षा की कॉपी में, आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है। बस आप हेडिंग लिख दीजिए, नंबर डाल दीजिए, वो समझ जाएगा कि इस वाले प्रश्न का वो लड़का उत्तर लिख रहा है, क्योंकि प्रश्न आप लिखेंगे तो आपका सारा समय चला जाएगा। इस प्रकार आपका ये पेपर पूरा हो जाएगा।